नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आरजीएस एकेडमी पर। चलिए, थोड़ा सा पढ़ाई से संबंधित रिलेटेड वीडियो थोड़ा सा लेट बन पाया है, लेकिन हिस्ट्री का मैं कुछ चैप्टर समाप्त करना चाहता हूँ। हिस्ट्री में आप लोग पीछे वाले वीडियो में देखिए, मैंने शिशुनाग वंश को पढ़ा दिया है। अब मैं नंद वंश पे चलूँगा और नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य पर चलेंगे, ठीक है। और पूरी क्लास जो है यूपीपीएससी लेवल की होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा आज का चैप्टर जो है वह है नंद वंश। नंद वंश, तो इससे हमारा पहला फैक्ट जाता है। नंद वंश हमने पहले ही पढ़ लिया है कि महापद्म नंद या पद्म ने अंतिम शशनाग शासक महानंदिन या नंदीवर्धन की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त कर लिया था। तो इसमें लगभग कब से कब तक शासन किया था ये देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि 344 ईसा पूर्व से लेकर के 324 से 25 ईसा पूर्व तक शासन किया। मतलब पूरे नंद वंश की बात हो रही है। पूरे नंद वंश ने 344, एक में देख ले थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा हमको। तो नंदवंश में हम लोग देखेंगे कि 344 ईसा पूर्व से लेकर के 324 से 23 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और पूरे काफी कम समय तक इनका शासन रहा है, लेकिन इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी से लेके वनडे एग्जाम तक आते पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नंदवंश को हम नंदवंश के बारे में जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया था। तो आपका जो ऑप्शन है 344 ईसा पूर्व से लेकर 324 से 323 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इसमें सभी नंद शासक शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है प्रथम शासक के बारे में, जो कि बहुत ही आईएमपी है, जो महापद्म नंद के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब महापद्म नंद की जो बात हो रही है, तो महापद्म नंद के बारे में इतिहास में काफी विवाद है। कई सारी चीजें मिलती हैं, पुराणों में कुछ कहा गया है, यूनानी लेखक कुछ कहते हैं, और इसके बाद जैन ग्रंथ कुछ कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को देखना है यह है कि इसके बारे में कहा क्या गया है। तो पहले फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि महापद्म नंद कुल या जाति से शूद्र था, या हम कह सकते हैं कि यह जाति से निम्न था। जितने भी इतिहासकारों में यूनानी लेखक इतिहासकार आएंगे, आपको कर्टियस और डियोडोरस के बारे में पढ़ना होगा हम लोगों को। बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म संबंधित हो, चाहे जैन धर्म संबंधित हो या पुराण हो, सब इसको नीची जात का ही साबित करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये मतलब पुराणों में क्या कहा गया इसको और बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया इसको, ठीक है। तो अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें तो पुराणों में इसे नीची जाति का बताया गया है, ठीक है। नीची जाति का बताया गया है। साथ ही ये कहा गया है, पुराण क्या कहते हैं, पुराण ये कहते हैं कि इसका मतलब महापद्म नंद जो अंतिम शशनाग शासक था, महानंदे, क्या बोलते हैं कि महापद्म नंद अंतिम शशनाग शासक महानंदिन की शुद्रा स्त्री
के गर्भ से उत्पन्न संतान था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आता है हमारा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण क्या बोलता है? विष्णु पुराण क्या कहता है? विष्णु पुराण कहता है कि यह यानी कौन? महापद्मनंद। महापद्मनंद की बात करता है कि महापद्मनंद महानंदिन, वही महानंदिन जो अंतिम शासक है, महानंदिन की शूद्रा स्त्री से उत्पन्न संतान अत्यंत लोभी बलवान व दूसरे परशुराम के समान, दूसरे परशुराम के समान क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। ये चीज है। देखिए पुराणों में इसको क्या कहा गया है? पुराणों में भी वही बात कही गई है। अब किसी एक पुराण का नाम नहीं लिया गया है। पुराणों में कहा गया है कि महानंदिन जो है शूद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न संतान था। ठीक है, लेकिन विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? ये वाली चीज आपको याद करके रखना है, विष्णु पुराण की बात। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यह महानंदिन यानी अंतिम शशनाग शासक महानंदिन की शूद्रा स्त्री, यानी जो इसकी स्त्री थी, शूद्र थी जाति से, शूद्रा स्त्री से उत्पन्न संतान था जो अत्यधिक लोभी था, बलवान था और दूसरे परशुराम के समान क्या क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। मतलब ये भविष्यवाणी करते हैं या कहते हैं उसके बारे में। तो अगर क्वेश्चन करें कि इनमें से किस पुराण में इसके बारे में ये बात कही गई है, तो आपका ऑप्शन जाता है कि विष्णु पुराण में इसके बारे में ऐसी बातें कही गई है। ठीक है, अब देखते हैं एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, चौथा महाबोधि वंश। महाबोधि वंश में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है। ये वाला फैक्ट भी बहुत आईएमपी है। देखिए महाबोधि वंश बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, उसमें इसका एक अन्य नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? उग्रसेन नाम मिलता है। तो ये चीज आईएमपी है। वनडे एग्जाम चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उग्रसेन निम्न से किसका उपनाम उग्रसेन था या किसका नाम उग्रसेन था? आपका ऑप्शन जाएगा महापद्मनंद का नाम उग्रसेन था। अगर क्वेश्चन करता है कि किस ग्रंथ में इसको उग्रसेन नाम से पुकारा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन नाम से पुकारा गया है। ठीक है, अब देखिए ये वाली चीज क्लियर हो गई। अच्छा, एक फैक्ट और यहां देखते हैं। पुराणों में इसको यानी महापद्मनंद को, इसको महापद्म कहा गया है। महापद्म कहा गया है। अब देखिए इसका पूरा नाम महापद्मनंद मिलता है, लेकिन पुराणों में इसका क्या नाम मिलता है? महापद्म। इस चीज को आपको याद करके रखना है। देख कि पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? महापद्म मिलता है। महाबोधि वंश में इसको क्या कहा गया है? चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब कुछ देखते हैं आगे, कुछ फैक्ट है जो जैन ग्रंथ से संबंधित है। देखते हैं जैन ग्रंथ में इसके बारे में क्या जानकारी हमारे पास निकल करके सामने आती है। तो अब देखते हैं जैन ग्रंथ में दो ग्रंथों का नाम आपके सामने आएगा। पहला नाम आएगा आपका जैन ग्रंथ है एक परिशिष्ट वर्मन। परिशिष्ट वर्मन थोड़ा सा भीगने के कारण चल नहीं रहा है सही से। परिशिष्ट वर्मन में कहा गया है
कि महापदम नंद, क्या बोला गया है कि महापदम नंद नापित पिता, नापित पिता और वेश्या माता से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, देखिए जैन ग्रंथ है। पहली बात तो ये एक चीज आपको ध्यान में हमको रखना है कि जैन ग्रंथ की अगर बात आएगी तो जैन ये क्वेश्चन बन सकता है कि परिशिष्ट वर्मन क्या है, परिशिष्ट वर्मन किस ग्रंथ से संबंधित है, मतलब किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जाता है कि जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित है। ठीक है, और परिशिष्ट वर्मन में इसके बारे में क्या बोला गया है। हाँ, एक मिनट, सॉरी, कुछ कारणों से डिस्टर्बेंस हो जाने के कारण थोड़ा सा रुक जा रहे थे। अच्छा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से पहला हम जैन ग्रंथों को चलेंगे। एक परिशिष्ट वर्मन है और एक आवश्यक सूत्र है। तो परिशिष्ट वर्मन में इसको क्या बोला गया है, महापदम नंद को, कि महापदम नंद जो था नापित पिता, नापित का मतलब होता है नाई पिता, ठीक है ना, जो बाल दाढ़ी बनाते हैं उनकी बात हो रही है। कहा गया है कि यह नापित पिता यानी नाई पिता और वेश्या माता से उत्पन्न पुत्र था। किसको, महापदम नंद को। तो अगर पूछे कि निम्न में से किस धर्म ग्रंथ में इसको महापदम नंद को नाई पिता और वेश्या माता से उत्पन्न पुत्र कहा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है परिशिष्ट वर्मन में कहा गया है। ठीक है, दूसरा चीज देखें, एक और जैन धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है आवश्यक सूत्र, आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र में थोड़ी सी बात तो वही कही गई है, बस थोड़ा सा घुमाया गया है। घुमाने का मतलब क्या है, इसमें कहा गया, इसमें महापदम नंद को नापित दास कहा गया है। नापित दास का मतलब क्या, नाई का दास, समझ गए। तो अगर क्वेश्चन करें कि भैया किस धर्म ग्रंथ में इसको नापित दास कहा गया है, किसको, महापदम नंद को, तो आपका ऑप्शन जाता है आवश्यक सूत्र में। किसमें कहा गया है, आवश्यक सूत्र में इसको महापदम नंद को नापित दास कहा गया है, यानी नाई का दास, यानी कि यह नाई, जानते ही आप लोग, उसका दास था। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा, एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है महावंश टीका, महावंश टीका। हालांकि इसको बौद्ध धर्म ग्रंथ जब पढ़ा रहे थे तो वहीं पर हमको क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन चलिए यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। महावंश टीका में क्या कहा गया है, महावंश टीका में महापदम नंद को अज्ञात कुल का बताया गया है, अज्ञात कुल का बोला गया है, क्या, अज्ञात कुल का कहा गया है। और क्या कहा गया है कि यह, यानी महापद अज्ञात कुल का था, महापदम नंद अज्ञात कुल का था, और यह डाकुओं के गिरोह का मुखिया था, गिरोह का मुखिया था। ठीक है, तो ये वाली चीज आई होती है। अगर क्वेश्चन करें कि भैया निम्न में से किस धर्म ग्रंथ में इसको अज्ञात कुल का बोला गया है, किस महापदम नंद को, तो आपका ऑप्शन जाता है महावंश टीका में। ठीक है, या पूछे कि किस धर्म ग्रंथ में इसको डाकुओं के गिरोह का मुखिया कहा गया है, तो आपका ऑप्शन जाता है महावंश टीका में, डाकुओं के गिरोह का मुखिया। और बताया गया है कि यह डाकुओं के गिरोह का मुखिया था और इसका कुल अज्ञात है, मतलब हम इसके कुल के बारे में नहीं जानते। और इसने मतलब बाद में क्या किया, महानंदिन को मार कर या हटा करके गद्दी हत्या की। ठीक है, तो ये महावंश टीका की बात होगी, महावंश टीका ये बोलता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कुछ क्लासिकल और यूनानी या रोमन लेखकों की तरफ, जिनको बोला जाता है चौथे में क्लासिकल, या हम कर सकते हैं यूनानी, या हम कर सकते हैं रोमन।
ठीक है। इन लेखकों में दो लोगों का यहाँ पे जिक्र आएगा। एक आएगा जिक्र आपका कर्टियस का, ठीक है। क पे देखते हैं हम, क से कर्टियस। कर्टियस क्या बोलता है, ठीक है। अब कर्टियस जो था ये घननंद का समकालीन था। किसका समकालीन था? घननंद का समकालीन था। और कर्टियस ने घननंद को अग्रमीज करके पुकारा है। कर्टियस ने घननंद को क्या कहा गया है? अग्रमीज करके पुकारा है। और वो बोलता है, क्या कहता है? कहता है कि अग्रमीज का नाई पिता, ये भी नाई बोलता है, नाई पिता अपनी सुंदरता के कारण महानंदिन की पत्नी यानी रानी का प्रेम पात्र बन गया। प्रेम पात्र बन गया और राजा के करीब आ गया। राजा के करीब आ गया। ठीक है। बाद में इसने राजा की हत्या कर दी। राजा की हत्या कर दी, ठीक है। हत्या कर दी और उसके जो पुत्र थे उनका संरक्षक बन गया। क्योंकि मैंने जब पहले वाले दूसरे वीडियो में देखिएगा आप लोग, मैंने जब शिशुनाग वंश पढ़ाया था, महानंदिन के बारे में पढ़ाया था, तो वहां पर लिखा था कि पुराणों में ये बात, महाबोधि वंश में ये कहा गया है कि महानंदिन के 10 पुत्र 22 वर्षों तक लगभग शासन करेंगे। तो उसी को मान सकते हैं हम कि जो 10 पुत्र थे, क्या हुआ, उसने राजा की हत्या कर दी और उन 10 पुत्रों का संरक्षक बन गया। बाद में क्या करता है कि रानी की भी हत्या कर देता है और पुत्र, जो 10 पुत्रों की बात हो रही है, लगभग 22 वर्ष तक शासन किए थे। अब उसका जिक्र तो नहीं किया गया है किसकी हत्या इसने करी या ना करी, लेकिन बाद में ये जो है शासक बन जाता है। तो कर्टियस ये बोलता है। और ये किसका समकालीन था? अग्रमीज। अग्रमीज किसको बोलता है? घननंद को बोलता है। ये चीज है। और ये कर्टियस सिकंदर के साथ, किसके साथ भारत आया था? सिकंदर के साथ भारत आया था। और सिकंदर किसका समकालीन था? अग्रमीज का समकालीन था। जैसे उग्रसेन किसका नाम मिलता है? महापद्म नंद का। तो उसी तरह से कर्टियस घननंद को, उसके लड़के को क्या बोलता है? अग्रमीज बोलता है। तो ये भी क्वेश्चन आई एमपी है कि अग्रमीज किसका नाम था? तो घननंद का नाम था, ठीक है। तो बोलता है कि अग्रमीज का नाई पिता, यानी इसको नाई बोलता है, किसको? महापद्म नंद को। कहता है कि बड़ा सुंदर था इसलिए रानी का प्रेम पात्र बन गया। बाद में बाद में वह राजा के भी करीब आ गया। बाद में उसने राजा की हत्या करवा दी, उसके पुत्रों का संरक्षक बन गया। बाद में मौका पाकर उसने रानी को भी मार दिया और राज सिंहासन को प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो ये अग्रमीज का कथन है। तो इसको हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद एक और इतिहासकार आएंगे, डियोडोरस। हम देखते हैं डियोडोरस क्या बोलता है। देखिए, अगर हम बात करें डियोडोरस की, डियोडोरस भी का भी कथन लगभग सेम है जैसे उसने बोला है, कर्टियस ने बोला, वैसे डियोडोरस ने बोला है। डियोडोरस ने कहा कि उसका मतलब ये भी किसका समकालीन था? घननंद का। बोलता है कि घननंद का नाई पिता, घननंद का नाई पिता अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेमी हो गया। रानी ने अपने वृद्ध पति की हत्या करवा दी और महापद्म नंद को
राजा बनाया। तो यहां पे देखिए एक चीज देखने वाली बात है कि कर्टियस और डियोडोरस दोनों का कथन एक ही चीज है, ठीक है, लेकिन कर्टियस जहां पे महापदम अंतिम शासक महानंदिन, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या का पूरा दोष देता है किसको, महापदम नंद को, वहीं पर डियोडोरस, एक चीज आपको माइनर सा डिफरेंस याद करके रखना है कि डियोडोरस के अनुसार उसने ही, रानी ने ही किसकी हत्या करवाई थी, रानी ने ही अपने पति की हत्या करवा दी, मतलब महानंदिन की हत्या महापदम नंद ने नहीं की बल्कि उसकी रानी ने की थी। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि कर्टियस के अनुसार महापदम नंद ने महानंदिन की हत्या की और डियोडोरस के अनुसार रानी ने स्वयं अपने पति की हत्या करवा दी और महापदम नंद को शासक बनाया। तो सच्चाई जो भी रही हो, अब इतिहास में ऐसा ही जिक्र मिलता है, तो जिसके अनुसार जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे हमारा आंसर होगा, ठीक है। और महापदम नंद के बारे में कई सारी चीजें अगर देखा जाए तो महापदम एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, महाबोधि वंश में नंद वंश के 9 शासकों का जिक्र मिलता है। महाबोधि वंश में नंद वंश के 9 शासकों का जिक्र मिलता है, ठीक है, जिन्हें नव नंद कहा गया है। 9 शासक थे इसलिए उनको क्या बोला गया, नव नंद कहा गया है। अब यहाँ पे हम लोग चूंकि यूपीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीएचडी हो या आरओ हो, तो यहाँ पे 9 शासकों का नाम में से पूछ सकता है कि भाई कौन सा शासक जो है निम्न में से कौन सा शासक नंद वंश से संबंधित नहीं है, तो 9 शासकों का नाम जानना जरूरी है। थोड़ा सा देख ले, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो हम इसमें 9 शासक के बारे में देख लेते हैं महाबोधि वंश में क्या करता है। पहले शासक की बात करें तो पहले शासक का नाम इसमें उग्रसेन मिलता है, ठीक है। दूसरे शासक की बात करें तो पंडुक मिलता है। तीसरे शासक की बात करें तो पंडुगति मिलता है, ठीक है। चौथे शासक की बात करें तो भूतपाल मिलता है। 5वें शासक की अगर बात करें तो राष्ट्रपाल मिलता है, ठीक है। अगर 6ठे शासक की बात करें तो गोवी शाणक मिलता है। 7वें शासक की बात करें तो 10 सिद्धक मिलता है। 7 हो गए, हाँ। 8वें की अगर बात करें तो कैवर्त मिलता है, ठीक है। 9वें शासक की बात करें और अंतिम शासक की बात करें तो उसका नाम घन मिलता है। वही घन जिसको कर्टियस ने अग्रमीज कहा है या हम घननंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं उग्रसेन। देखिए पूछेगा कि निम्न में से किस ग्रंथ में नंद वंश के शासकों का जिक्र मिलता है, तो आपका ऑप्शन जाता है महाबोधि वंश में। और महाबोधि वंश में 9 शासकों का नाम अगर पूछ दे निम्न में से कौन सा नंद वंश से संबंधित शासक नहीं था, तो क्योंकि बड़े एग्जाम में भाई पूछ सकता है। तो एक उग्रसेन है, उग्रसेन मैंने बता दिया, पहले पढ़ा दिया, उग्रसेन यानी महापदम नंद, ठीक है, ये है। फिर पंडुक है, पंडुगति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, गोवी शाणक है, 10 सिद्धक है, कैवर्त है और घन है। ये 9 शासक थे जिसमें से अंतिम शासक घन या घननंद या अग्रमेज हुआ था। इतने शासकों का जिक्र मिलता है। अब बाकी अगर हम बात करें, अगर महापदम की बात की जाए, महापदम नंद की अगर हम बात करें तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। तो इन तीनों वंशों में सबसे शक्तिशाली शासक यही सिद्ध हुआ था। तो अगर क्वेश्चन करें कि अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का स्थापना नहीं हुई, नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना होती है, अभी तक का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो महापदम नंद था, महापदम नंद था। ये चीज आपको याद करके रखनी है। बाकी इसने कई जगहों की विजय प्राप्त की थी, तो कोशल को जीता था, कुरु को जीता था, मगध को, ऐसे करके बहुत से मतलब गणराज्य मिलेंगे जिनको इसने विजित किया था। तो वहां पे हमको नहीं जाना है, बस इतना हमको जानना है कि इसके विजय के परिणाम स्वरूप, ठीक है,
जो मगध साम्राज्य था, मगध साम्राज्य गंगा घाटी का अतिक्रमण कर, गंगा घाटी का अतिक्रमण कर पश्चिम तक फैल गया। दूसरी चीज अगर हम बात करें, देखते हैं तो पहली बार मगध साम्राज्य का विस्तार विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण तक हो गया। ठीक है, पहली बार गंगा नदी घाटी का अतिक्रमण करके इसका विस्तार, मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी क्षेत्रों तक हुआ था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग तक विस्तार मगध साम्राज्य का किसके शासनकाल में हुआ था? महापद्म नंद के शासनकाल में हुआ था। अगर ये भी क्वेश्चन करे कि निम्न में से, देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की बात कर रहा हूं मैं, इन तीनों वंशों में सबसे विशाल साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो आपको ऑप्शन जाता है महापद्म नंद ने स्थापित किया था। ठीक है, इसने कई ऐसे राज्यों और गणराज्यों की विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए वहां जाना कोई मतलब जाना जरूरी नहीं है। ये चीज हमको याद करके रखनी है। दूसरा फैक्ट। ठीक, अब देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में बहुत सारी बातें करी गई हैं, जैसे इसको क्या क्या कहा गया है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही आयोगी है, याद करके रखना है। इसे कली का अंश, कली का अंश, ठीक है। दूसरे परशुराम का अवतार, दूसरे परशुराम का अवतार, ठीक है। सर्वक्षत्रांतक, इसका मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसकी एक उपाधि थी एकराट। ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। इन फैक्ट को आप वनडे एग्जाम के लिए भी रट करके रखोगे, याद करके रखोगे। कली का अंश किसको कहा जाता है? महापद्म नंद को कहा जाता है। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा गया है? महापद्म नंद को कहा है। सर्वक्षत्रांतक या क्षत्रियों का नाश करने वाला किसको कहा गया है? महापद्म नंद को कहा गया है। या किसने, किसकी उपाधि एकराट की थी? तो आपका ऑप्शन जाता है महापद्म नंद की उपाधि एकराट की थी। ठीक है, इसके बारे में एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, आईएमपी फैक्ट है। इसने कलिंग के एक भाग को जीता था। यानी यह पहला शासक है जिसने श्रीलंका पर चढ़ाई की, ठीक है, और उसके एक किसी भी भाग को इसने विजित किया था। तो कलिंग को विजित करने वाला प्रथम शासक अशोक नहीं है। कलिंग को विजित करने वाला प्रथम शासक कौन है? महापद्म नंद है। क्यों? क्योंकि ये जिक्र मिलता है कि इसने कलिंग के एक भाग को जीता था। और ये जिक्र क्या मिलता है? कलिंग के एक भाग को जीता था और वहां से जिनासन की प्रतिमा को उठा लाया था। और इसने क्या किया था? कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। कलिंग में नहर का निर्माण करवाया। और इस सारी चीजों का पता हमको किससे मिलता है?
हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत आईएमपी है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेल का, खारवेल शासक। ये खारवेल किसका, कहाँ का शासक था? कलिंग का। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कलिंग को विजिट करने वाला प्रथम शासक, अब संपूर्ण कलिंग को इसने नहीं जीता था, ये अलग बात है। इसने कलिंग के एक भाग की विजय अवश्य प्राप्त करी थी और उसमें वहां से जिक्र मिलता है कहाँ, तो इसके बारे में जिक्र कौन सा अभिलेख देता है? हाथी गुम्फा अभिलेख देता है। ये हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंग शासक खारवेल का है। ठीक है, और वहां पर कहाँ पे इसने नहर खुदवाया था? तो कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी। ठीक है, और किसकी प्रतिमा को ये उठा करके लाया था? तो जिनासर की प्रतिमा को उठा करके ये लाया था मगध साम्राज्य में। तो ये सारे फैक्ट आईएमपी हैं, इनको आप रट करके रखिएगा। बाकी महापद्मनंद से इतनी सारी चीजें आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हैं, इतने आप अगर अपने माइंड में फिट करके रखते हैं तो कंप्लीट एकदम आराम से टीटी पीएचडी पीसीएस आराम से आरओ से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बाद में इसमें पुराणों में जिक्र मिलता है कि 88 वर्षों तक शासन किया, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गलती से 28 वर्ष को 88 वर्ष लिख दिया गया है। तो मिला जुला करके महापद्मनंद की मृत्यु के बाद कुछ शासकों को जो मैंने गिनवाया है, तो अब एक कंफर्म नहीं मिल पाता है कि कैसे कैसे बारी बारी शासन किया, एक साल शासन किया, 2 साल शासन किया, लेकिन जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है तो वो मिलता है घननंद का, घननंद का। और ये घननंद कौन है? इसका बेटा है। किसका बेटा है? महापद्मनंद का बेटा है और अंतिम नंद शासक है। ठीक है, और यही घननंद ये सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन। और यूनानी लेखक इसको किस नाम से पुकारते हैं? अग्रमीज के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद करके रखनी है। और घननंद के बारे में विशेष हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसके बारे में इतिहास में जिक्र मिलता है कि यह धन का बहुत लोभी था, धन का लोभी था। ठीक है, इसलिए इसने अपनी जनता के ऊपर कई तरह के कर लगा रखे थे। धन इसको इतना प्रिय था कि किसी न किसी प्रकार से इसको धन चाहिए होता था। ये चीज मिलता है। कई जगहों पे जिक्र मिलता है कि इसने अपार संपत्ति को गंगा नदी घाटी में छुपा करके रखा हुआ था। ठीक, और इसके मंत्री का नाम याद करके आप रखिए। मंत्री इसका कौन सा? भद्रशाल। भद्रशाल जो है इसका मंत्री था। कौन? भद्रशाल। ठीक, एक है आपका इतिहास का जेनोफेन। इसको बहुत समृद्ध व्यक्ति बोलता है, बहुत समृद्ध व्यक्ति कहता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन करे कि निम्न में से कौन इसको यानी अग्रमीज को बहुत समृद्ध व्यक्ति बताता है, तो आपका ऑप्शन जाता है जेनोफोन बताता है। ठीक, तो यहाँ से घननंद से क्वेश्चन जो बनते हैं यही बनते हैं। घननंद सिकंदर का समकालीन था, इसका उपनाम अग्रमीज था, यह धन का बहुत लोभी था, इसका मंत्री भद्रशाल था। जेनोफोन इसको बहुत समृद्ध व्यक्ति बताता है। और आगे हमको जिक्र मिलता है कि इसने जो है चाणक्य की क्या किया था? चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य विष्णुगुप्त या हम जिनका नाम मिलता है, तो चाणक्य का इसने क्या किया था? भरी सभा में अपमान किया था, जिसके कारण चाणक्य ने क्या किया कि इसके नंदवंश के समूल उन्मूलन की कसम खा ली थी और उसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना हुआ था। तो ये चीजें यहाँ से मतलब आईएमपी हो जाता है। बाकी इसकी धन लोलुपता इतनी ज्यादा थी कि इसने जनता पे बहुत ज्यादा कर लगा दिए थे और जनता इससे बहुत नाराज हो गई थी। ठीक है, जनता में इसके विरुद्ध विद्रोह की भावना भड़क रही थी, जिसको चंद्रगुप्त ने मतलब चिंगारी लगी हुई थी एक मतलब उसने आग लगा दी और घननंद जैसे लालची लोभी शासक को हटा करके मतलब मार करके क्या किया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये नंदवंश की पूरी हिस्ट्री है। नंदवंश की इतनी हिस्ट्री आप याद करके रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।